कार प्यारे विद्यार्थियों, गुप्तकालीन प्रशासन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने जो राजस्व प्रशासन जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम इनके न्याय प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, न्याय प्रशासन और न्याय प्रशासन समय रहते हो गया तो और आगे की बात कर लेंगे, जिसमें सैन्य प्रशासन है, राजस्व प्रशासन है। राजस्व प्रशासन थोड़ा बड़ा है, न्याय प्रशासन के साथ में सैनिक प्रशासन कर लेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और समय रहा तो कर लेंगे, वरना फिर आज पढ़ेंगे, बढ़िया से ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ न्याय प्रशासन की और हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखो न्याय प्रशासन मैं हेडिंग डालता हूँ न्याय प्रशासन। ठीक है, न्याय प्रशासन में विद्यार्थी हो, हम एक चीज तो देखेंगे कि इसके स्रोत क्या है ना, कहाँ कहाँ से हमको गुप्तकालीन जो न्याय प्रशासन है उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, जिसमें नारद स्मृति है और बृहस्पति स्मृति है ना, कात्यायन स्मृति है, वृक्ष कटिकम नामक एक नाटक है। ठीक है, वहां से हमको जानकारी मिलती है, तो वो हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या देखेंगे इसमें, नारद स्मृति देखेंगे और एक हम इसमें जो है बृहस्पति स्मृति देखेंगे, बृहस्पति स्मृति देखेंगे। ठीक है, और एक जो देखेंगे वो हम देखेंगे इसमें कात्यायन स्मृति है ना, कात्यायन स्मृति देखेंगे। और एक देखेंगे हम इसमें जो है तीन स्मृति तीन स्मृतियां हो गई। एक मृक्ष कटिकम नाटक देख लेंगे, है ना। मृक्ष कटिकम जो नाटक है वो गुप्तकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसका बहुत अच्छा स्रोत है ना। तो एक ये हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पे कि न्यायालय के प्रकार कौन कौन से थे, है ना। तो हम देखेंगे न्यायालय के प्रकार। ठीक है, न्यायालय के कौन कौन से प्रकार थे वो देखेंगे। और अंत में जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि इनके जो न्याय थे, दंड विधान जो था वो कैसा था और क्या उनके स्रोत थे। ठीक है, दंड विधान व उनके स्रोत ये हम देखने वाले हैं। दंड विधान व उनके स्रोत। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो ये था प्यारे साथियों, न्याय प्रशासन का विभाजन मैंने किया। आज की क्लास इस टॉपिक पे रहेगी। बढ़िया तरीके से आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है, और अपनी तैयारी को धार दीजिए, लगातार पढ़ते रहिए। आपको पता है आज एक इतिहास विजेता टेस्ट मैं ले रहा हूँ। उस टेस्ट में आज मैं इतिहास विजेता टेस्ट ले रहा हूँ। उसमें 100 प्रश्न आएंगे जो कि स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित होंगे। और ये टेस्ट जो होगा पूर्णतः आरपीएससी पैटर्न पे आधारित होगा। और इस टेस्ट में जो टॉप 5 रैंकर होंगे उनको मेरी 33 टेस्टों वाली सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। और प्रथम 3 रैंकरों को 33 टेस्टों वाली सीरीज के साथ साथ कुछ कैश प्राइज भी मैंने रखा है, जिसमें फर्स्ट रैंकर को 150 रुपये, सेकेंड रैंकर को 100 रुपये और थर्ड रैंकर को 50 रुपये कैश दिया जाएगा फोन पे के माध्यम से। तो ये सारी व्यवस्थाएं मैंने की हैं, तो आप इसको ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, अपने साथियों को बताएं। 24 घंटे के लिए यह टेस्ट उपलब्ध रहेगा। ठीक है, और फिर आप इसको बढ़िया तरीके से दें और चीटिंग ना करें किसी प्रकार की, पैसे के चक्कर में या टेस्ट सीरीज के लालच में। आप लोगों के पास भले ही यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम, तो मेरे को बोलें, मैं आपको वैसे भी ऐड कर दूंगा, लेकिन चीटिंग ना करें। और 11 रुपये में तो क्या ही चीटिंग करोगे आप। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको जुड़ जाना चाहिए और टेस्ट देना चाहिए, सभी को देना चाहिए और अपनी ईमानदारी से देना चाहिए, ताकि आप आपकी तैयारी को परख सकें। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। नारद स्मृति की बात करेंगे और इन विभिन्न सारे स्रोतों की बात करेंगे। आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर गुप्तकालीन न्याय प्रशासन हम पढ़ रहे हैं, ये गुप्तकालीन न्याय प्रशासन है, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं अभी, है ना। गुप्तकालीन
न्याय प्रशासन है, तो फिर गुप्त काल के जो अभिलेख वगैरह है उनका नाम क्यों नहीं डाला गया यहाँ पे जानकारी के स्रोत में? तो मैं आपको बता दूं, गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं, जो सिक्के हैं, उनसे सॉरी सॉरी ठंड बहुत अधिक है, बहुत अधिक क्या मुझे लगी हुई है ना। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि गुप्त काल के जो अभिलेख और सिक्के हैं उनसे हमको न्याय प्रशासन की जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमने जो है उनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा। जिनका नाम मिला है उनका मैंने लिख दिया। ठीक है, तो चलिए हम एक एक की बात करते हैं। पहले मैं यह बात भी लिखना चाहूँगा जो मैंने अभी आपको बोल के बताई है। ठीक है, तो स्रोत हम पढ़ रहे हैं, है ना। स्रोत के बारे में जो बात है उसको मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, आप इसके नीचे लिखना, स्रोत हेडिंग डाल के बढ़िया तरीके से लिखना, अच्छे अच्छे लेख में लिखना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो मन करे, ऐसा मन करे कि मतलब रजिस्टर को बंद करने का ही मन ना करे, है ना। इतना अच्छा लिखो आप। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। स्रोत में क्या लिखेंगे? स्रोत में कि गुप्तकालीन न्याय प्रशासन की जानकारी, न्याय प्रशासन की जानकारी गुप्तों के अभिलेखों से नहीं मिलती, अभिलेखों से नहीं मिलती। ठीक है, इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत, इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार से हमने एक बात लिखी है, और अब हम इसकी जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। समकालीन जो स्मृतियाँ थी, समकालीन जो साहित्यिक स्रोत थे, उन्हीं से ही हमको इसकी जानकारी मिलती है। एक मुद्रा राक्षस नामक नाटक है ना, उसमें भी हमको जो है जानकारी मिल जाती है इनके न्यायिक प्रशासन की। ठीक है, और मृच्छकटिकम नाटक है, तो ये साहित्यिक हो गए, है ना, ये स्मृतियाँ हो गई, तो इन सब से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए नारद स्मृति की मैं बात कर लेता हूँ। नारद स्मृति में क्या जानकारी मिलती है, मैं अलग कलर के पेन से हेडिंग देकर लिखता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई जो है दुविधा ना हो। एक नंबर पे नारद स्मृति, नारद स्मृति, इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, नारद स्मृति की चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ देखो, नारद स्मृति जो है गुप्त काल के प्रशासन की गुप्त काल के न्यायिक प्रशासन की जानकारी का एक बहुत अच्छा स्रोत है। और इसमें जो है 5 प्रकार के न्यायालयों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक राजा का न्यायालय होता था, उसके नीचे फिर एक प्राण विभाग न्यायालय होता था, फिर गण का न्यायालय होता था, फिर सृष्टि का न्यायालय होता था, और फिर ग्राम न्यायालय होता था, है ना। इस प्रकार से 5 प्रकार के न्यायालयों का जिक्र नारद स्मृति ने दिया है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि इसमें 5 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है, न्यायालयों का उल्लेख मिलता है ना। इसमें 5 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन से 5 प्रकार के न्यायालय हैं, देखिए मैं एक एक का जिक्र यहाँ पे कर लेता हूँ। 5 प्रकार के न्यायालयों में देखो, एक है राजा का न्यायालय, है ना, राजा का न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, इसके बाद दूसरा है प्राण विभाग न्यायालय। ठीक है, प्राण विभाग न्यायालय, ठीक है, राजा का न्यायालय, प्राण विभाग न्यायालय। और इसके अलावा
जो है गण का न्यायालय, है ना, गण का न्यायालय, ठीक है, गण का न्यायालय। और फिर आ जाएगा जो है श्रेष्ठी का न्यायालय, श्रेष्ठी का न्यायालय, ठीक है। और एक आ जाएगा कुल न्यायालय या सॉरी ग्राम न्यायालय, है ना, ग्राम या कुल न्यायालय, ठीक है। तो ये न्यायालय है ना, आप समझ में आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के न्यायालयों का जिक्र जो है हमको नारद स्मृति में मिलता है, ठीक है। और बड़ी गजब की व्याख्या की है नारद स्मृति ने। और इसमें क्या मिलता है नारद स्मृति में, कि इसमें ये मिलता है कि जो साक्षी होता है, जो गवाही होता है, गवाह देने वाला, वो किसी भी जो है कुल का हो सकता है या किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है, ऐसा हमको नारद स्मृति में मिलता है। ये ध्यान रखना, नारद स्मृति के अलावा बृहस्पति और कात्यायन दोनों ही स्मृतियाँ यह कहती हैं, यह बताती हैं कि जो गवाही होगा, जो गवाह देने वाला होगा, जो साक्षी होगा, वो सिर्फ कुलीन वर्ग का ही व्यक्ति हो सकता है। शूद्र वर्ग को और या निम्न जाति के लोगों को गवाही देने का अधिकार इन दोनों स्मृतियों में नहीं बताया गया है, नारद स्मृति में बताया गया है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस बात को मैं जो है सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ ना। एक बात तो हमारी ये हो गई, है ना, एक बात तो हमारी ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात को मैं यहाँ पे रेड कलर के पेन से लिख देता हूँ, रेड कलर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे दूसरी बात को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा इधर से ले लेते हैं ताकि अपनी बात वैसे आ ही जाएगी 2 नंबर पे। नारद स्मृति में क्या लिखा है कि साक्षी या गवाही किसी भी श्रेणी या वर्ण का हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके सॉरी बृहस्पति व कात्यायन स्मृति के अनुसार साक्षी या गवाही कौन हो सकता है, केवल कुलीन ही हो सकता है। केवल जो कुलीन है वही गवाही दे सकता है या साक्षी हो सकता है, अन्य दूसरा नहीं हो सकता। यह बात हमको बताई है बृहस्पति व कात्यायन स्मृति में, ठीक है। तो ये बात थी नारद स्मृति की, ठीक है। इस बात को मैं यहाँ भी लिख सकता था, इस वाली बात को। जब बृहस्पति स्मृति पढ़ेंगे तो उसमें लिखते, कात्यायन स्मृति पढ़ते तो उसमें लिखते, पर मैंने सोचा तीनों को एक साथ लिख दूंगा तो आप बढ़िया तरीके से तुलना करते हुए पढ़ सकते हैं कि भाई नारद स्मृति में तो ये है और इन दोनों में ये है, ठीक है। इस प्रकार की बात हो जाती, ठीक है। इसके अलावा नारद स्मृति में जो है कानूनों के प्रकार थे, वो 132 प्रकार के जो कानून हैं उनके शीर्षक बताए गए हैं, ना। कानून शीर्षक या विषय शीर्षक जो हैं 132 प्रकार के बताए गए हैं, जबकि उससे पहले महज 18 प्रकार के ही कानून शीर्षक थे, ठीक है। तो मैं उस बात को यहाँ पर लिख देना चाहूँगा, ठीक है, ताकि हमको आगे दिक्कत ना आए। मैं अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ब्लैक कलर से लिख लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, तीसरा बिंदु है, देखो पहला 5 प्रकार के न्यायालयों को पढ़ा, दूसरा ये साक्षी वाला पढ़ लिया, तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नारद ने 132 प्रकार के कानून, 132 प्रकार के जो है 132 प्रकार के जो कानून थे
उनके शीर्षक बताएं ना, मतलब 132 प्रकार के कानून आप मान सकते हैं या विषय मान सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, विषय हैं, उनको 3 सूचियों में बांट रखा है ना। जैसे मतलब केंद्र सूची का विषय है, ये प्रांत सूची का विषय है ना। ऐसे विषय कहें या उनको उस विषय पर कानून कौन बनाएगा ना, तो एक तरीके से कानूनों के प्रकार हो गए वो, है ना। तो ऐसे, है ना। तो नारद ने 132 प्रकार के कानून या सॉरी नारद ने 132 प्रकार के कानून या विषय शीर्षक बताए, विषय शीर्षक बताए। जबकि इससे पहले महज 18 प्रकार के ही प्रचलित थे, 18 प्रकार के ही प्रचलित थे। ठीक है, तो ये तीसरी बात हो गई कि नारद ने 132 प्रकार के कानून या विषय शीर्षक बताए। इससे पहले जो थे वो मात्र 18 प्रकार के ही कानून प्रचलित, मतलब कानून शीर्षक प्रचलन में थे। ठीक है, इसके अलावा नारद ने जो न्याय प्रक्रिया बताई है, न्याय प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती थी, तो नारद ने 4 चरणों से न्याय प्रक्रिया को गुजारा है। उसमें जो है एक आगम है, एक व्यवहार है, आगम व्यवहार, फिर वादी प्रतिवादी और अंत में दिया है निर्णय। ठीक है, 4 प्रकार से बताई है। तो सॉरी आगम का मतलब होता है कि न्याय को और जो विवाद है उसको कोर्ट तक लेकर जाना, आगम यानी कि आगे साहब कोर्ट में आ गए एक तरीके से ना, ऐसे आप जो है रीजनिंग लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है व्यवहार, यानी कि जो अपराध है उसको कोर्ट में पेश करना, है ना। जब तक आप अपराध को कोर्ट में पेश नहीं करोगे, आप केवल कोर्ट तक पहुंच जाओ, आपका काम नहीं होने वाला, है ना। तो व्यवहार है कि आप उस जो विवाद है, अब जो अपराध है उसको कोर्ट में पेश करना। उसके बाद में वादी प्रतिवादी या मुद्दई मुद्दाले, है ना, ये आता है, जिसमें क्या होता है कि तर्क और दलीलें वगैरह दी जाती हैं कि भाई ये तय किया जाता है कि किसकी क्या गलती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को रखते हैं, वो वादी प्रतिवादी होते हैं, या मुद्दाले और मुद्दई और मुद्दाले उसको बोला जाता है। फिर अंत में जो है निर्णयन हो जाता है, मतलब जो सम्राट जो है वो अपना निर्णय सुना देता है, या मैं कहूँ कि न्यायाधीश जो है वो अपना निर्णय सुना देता है। तो आप इसको उतारें विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से उतारना, बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई आप जो है कोताही मत बरतना। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं 3 पॉइंट पढ़ा दिए, चौथा पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, चौथा पॉइंट नारद स्मृति का मैं इधर लिखने वाला हूँ, पूरा ही मिटाऊंगा यहाँ तक, है ना, ताकि हम ऊपर की जगह को भी बढ़िया तरीके से काम में ले सके। और प्यारे साथियों, इसको जमकर शेयर करो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे और मेरी जो मेहनत है ना वो अधिक से अधिक लोगों के काम आए। ठीक है, और देखो उसमें मेरा खुद का हित है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और इसलिए भी कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोग पढ़ेंगे तो मुझे तो खुशी होगी ना भाई। आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मेरा नाम क्यों नहीं लोगे कि भाई हम उनसे पढ़े थे, या उनसे पढ़ने उनसे पढ़ने से हमारे इतने सवाल सही हो गए, हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप कहीं ना कहीं जो है हमारा नाम लेंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा, एक जो है एक तड़प रहती है, एक तृष्णा रहती है कि अधिक से अधिक लोग हमको सुने, अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास का फ़ायदा हो। उसमें हमारा भी फ़ायदा है, हमारे अंदर जो एक प्रसिद्धि की लालसा है कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, तो आप किसी के सुकून का कारण बन सकते हैं, है ना। इसलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। वर्ल्ड हिस्ट्री वाली भी आ रही है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो आप कर सकते हैं ना। वरना देखो मेरे पास एप्लीकेशन भी है, मैं कुछ 200-300 रुपये या 500 रुपये का शुल्क रख कर भी क्लासें ले सकता हूँ।
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैंने बिल्कुल फ्री में शुरू की है लगभग, और मैंने आपसे वादा भी किया था, उसके मुताबिक मैं चल भी रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार का रेस्पॉन्स मुझे दिया, अधिकांश लोग जो मेरी क्लास देख रहे थे, मैंने उनसे काफ़ी दिनों बाद पूछा कि कैसे देख रहे हो सर, डाउनलोड करके देख रहे हैं। मैंने कहा यार डाउनलोड करके क्यों देख रहे हो भाई, मेरा बहुत टाइम नहीं बढ़ता उससे, कम से कम चैनल मोनेटाइज तो हो। हाँ, पिछले 8 महीने से मेहनत कर रहा हूँ और कुछ नहीं मिला अभी तक, पूरा जेब से खर्च कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए ना। तो आप लोग उस चीज़ का ख्याल रखें, वरना फिर मुझे एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे मैं नहीं चाहता कि एप्लीकेशन पे जाऊँ, मैंने जो मेरी मतलब आप लोगों से वादा किया है तो उसको मैं निभा रहा हूँ, बखूबी निभा रहा हूँ, और कंटिन्यू क्लासें दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसका कुछ फायदा लें और अन्य लोगों को भी पहुंचाएं, मुझे भी पहुंचाएं। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है उसको हम पढ़ते हैं कि जो न्याय की जो प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से चलती थी। ठीक, चौथा पॉइंट है न्याय प्रक्रिया के चरण। न्याय प्रक्रिया के चरण है ना, तो न्याय प्रक्रिया के 4 चरण थे। पहला था आगम, दूसरा था व्यवहार, तीसरा है वादी प्रतिवादी, और चौथा है निर्णयन, है ना, निर्णयन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार 4 चरणों में होके और न्याय प्रक्रिया गुजरती थी। ठीक है, तो 4 चरणों में देखो, आगम में क्या होता था कि जो जो विवाद है उसको कोर्ट तक लाया जाता था। ठीक है, विवाद को कोर्ट तक लाया जाता था, और उसके बाद उसको फिर रखा जाता था, मतलब कोर्ट के सामने रखा जाता था अपराधी अपराध को, तो वो होता था व्यवहार। ठीक है, तो आगम में हम लिखेंगे कि अपराध को न्यायालय तक लाया जाता था। ठीक है, व्यवहार में क्या होता था, अपराध को न्यायालय में रखा जाता था, न्यायालय में रखा जाता था। ठीक है, अपराध सॉरी, इसको मुद्दा ले व मुद्दई व मुद्दा ले भी कहते थे, है ना, मुद्दई मुद्दई व मुद्दा ले भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, तर्क व दलीलें दी जाती थी, है ना, तर्क व दलीलें दी जाती थी। ठीक है, इसमें तर्क व दलीलें दी जाती थी, और सॉरी, अंत में जो है निर्णय होता था। इसमें सम्राट अपने, या सॉरी सम्राट कहें, सर्वोच्च न्यायालय तो सम्राट ही था, तो सम्राट या न्यायाधीश न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाता था, अपना निर्णय सुनाता था। ठीक है, अपना निर्णय सुनाता था, और इसका जो निर्णय था सम्राट का निर्णय अंतिम होता था। सम्राट का निर्णय अंतिम होता था, अंतिम होता था। ठीक है, सम्राट का जो निर्णय था वो अंतिम होता था। तो ये था प्यारे साथियों गुप्तकालीन न्याय प्रशासन, जिसकी हमने बात की, और सॉरी, और जो है हमने इसको पूरे को रखा। ठीक है, अपराध को न्यायालय तक लाया जाता था, व्यवहार में अपराध को न्यायालय में रखा जाता था। न्यायालय में रखने का मतलब था कि ये मतलब अपराध तय किया जाता था कि किस श्रेणी का है ना। इसमें तो अभी तक न्यायालय में पहुंच गए। ठीक है, इसमें मतलब अपराध की श्रेणी तय की जाती थी, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, अपराध की श्रेणी तय की जाती थी, है ना, अपराध की
जो है श्रेणी तय करना, है ना, अपराध की श्रेणी तय की जाती थी। ठीक है, अपराध की जो है श्रेणी तय की जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और मुद्दई मुद्दा ले, तो वादी प्रतिवादी हो ही गए। ठीक है, और ये सारा हो गया। ठीक है, अपराध की प्रक्रिया के चरण। इसके अलावा जो नारद स्मृति है उसमें गुप्त काल की और भी जो न्याय प्रणाली संबंधित जो बातें हैं उसकी जानकारी मिलती है कि जो उत्तराधिकारी के नियम होते थे, जैसे संपत्ति है ना, और मतलब पिता की संपत्ति है और पिता की डेथ हो गई, तो उसके बाद उस संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में कैसे होगा, पुत्रियों को कितना मिलेगा, है ना, पिता नहीं है, और मतलब जो विधवा स्त्री है उसका कितना हिस्सा होगा, है ना। तो जो संपत्ति है उसके उत्तराधिकारी के नियम भी हमको नारद स्मृति में मिलते हैं। तो 5वें पॉइंट के रूप में मैं इस बात को लिखना चाहूंगा यहाँ पे कि संपत्ति या विरासत के उत्तराधिकार संबंधी उत्तराधिकारी संबंधी विधान भी इसमें हमको मिलते हैं। विधान भी इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, संपत्ति या विरासत के उत्तराधिकारी संबंधी विधान जो हैं वो भी हमको नारद स्मृति में मिल जाते हैं। तो ये था प्यारे साथियों, नारद स्मृति से हमको गुप्त काल से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो हमने यहाँ पे बात की। नारद स्मृति बड़ी महत्वपूर्ण है और पढ़नी चाहिए नारद स्मृति को, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है वर्तमान संदर्भ में भी। और नारद स्मृति की जो प्रावधान है, जो विधान है, वो रिलेवेंट नज़र आते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, है ना। चलिए, नारद स्मृति हमने पढ़ ली, अब हम बृहस्पति स्मृति की चर्चा कर लेते हैं। तो मैं दूसरे नंबर पे हेडिंग डाल देता हूँ जो है बृहस्पति स्मृति। ठीक है, 2 नंबर पे बृहस्पति स्मृति। ठीक है, बृहस्पति स्मृति की हम बात कर लेते हैं। बृहस्पति स्मृति में सबसे महत्वपूर्ण जो बात मिलती है विद्यार्थियों, वो यह मिलती है कि यह पहली स्मृति है या पहला स्रोत भी है जो हमको दीवानी और फौजदारी अपराधों में और दीवानी और फौजदारी कानूनों में एक अंतर बताते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि इसमें जो, जैसा कि मैंने बताया कि कुलीन वर्ग से ही कोई भी साक्षी हो सकता है, अन्य वर्ग से साक्षी नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा कि ये जो है 4 प्रकार के न्यायालयों का जिक्र करती है, जिसमें शासित न्यायालय जो है सम्राट का न्यायालय, फिर है मुद्रित न्यायालय और उसके बाद प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। इस प्रकार से 4 प्रकार के न्यायालयों का जिक्र यह स्मृति करती है। ठीक है, और वही न्याय के तो 4 चरण, इसने भी न्याय के 4 चरण बताए हैं। तो ये बात मिलती है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए एक एक मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं लिखूँगा इसमें कि इसमें 1 नंबर डाल के मैं लिख रहा हूँ, इसमें दीवानी व फौजदारी, इसमें दीवानी व फौजदारी अपराधों व कानूनों का पृथकीकरण किया गया है। ये संभवतः पहली बार है ना, संभवतः पहली बार है। ठीक है, ये ध्यान रखना, संभवतः पहली बार है, पूछा जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है,
और दीवानी फौजदारी में क्या अंतर है आपको पता होगा। आप लोगों से अब मेरा एक सवाल है कि मौर्य काल में जो दीवानी न्यायालय थे उसको क्या कहा जाता था और फौजदारी न्यायालय थे उसको क्या कहा जाता था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे। अभी मैं देख रहा हूं कि केवल एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य लोगों से ये मेरी शिकायत है कि वो लोग कमेंट क्यों नहीं करते। भाई आप भी कमेंट करें। आपके क्या कमेंट करने में एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं या बहुत अधिक डेटा खर्च होता है, क्या होता है ऐसा? तो कमेंट करें, सभी बताएं कि क्लास कैसी चल रही है, कैसा लग रहा है आपको। और सॉरी, बहुत से यूट्यूबर आए और 6 महीने तक पढ़ाया छोड़ के चले गए, एक सेगमेंट पूरा कराया छोड़ के चले गए। और कुछ लोगों ने मेरे पे भी अविश्वास जताया था कुछ समय के लिए, लेकिन मैंने कहा था कि आप तब तक चैनल पे बने रहना, तब तक क्लासें आएँ, उसके बाद भले लेफ़्ट होके चले जाना, क्योंकि ना तो क्लासें रुकेंगी और ना आप लेफ़्ट होके चले जाएंगे। और मैं आज भी बरकरार हूँ, पिछले 8 महीने से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और करीब 400 के समथिंग क्लासें होने वाली हैं, जिसमें कुछ शॉर्ट वीडियोज़ हैं 30, 40, 50, तो करीब 350 समथिंग क्लासें मैं ले चुका हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 350 घंटे बिल्कुल फ्री में खड़े रहना हर किसी के लिए मुनासिब प्रतीत नहीं होता, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था और उस वादे पे खरा उतरूंगा भी मैं। ठीक है, चलिए आगे की मैं बात करता हूँ। एक बात तो ये हो गई। दूसरी इसने ये कही थी, दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि वही गवाही या साक्षी जो होगा, साक्षी वो अभिजात वर्ग से होगा या साक्षी कुलीन होगा, कुलीन होगा। ठीक है, इस बात को मैं पिछली उसमें लिख चुका हूं तो यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं है। तीसरी बात मैं लिखूंगा कि जो न्याय का चरण होगा, न्याय प्रक्रिया वही 4 चरणों से गुजरेगी, 4 चरणों से गुजरने का जिक्र। ठीक है, और 4 प्रकार के न्यायालयों का जिक्र इन्होंने किया है। 4 प्रकार के न्यायालयों का जिक्र किया है। ठीक है, सॉरी, 4 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से हैं उनकी मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ। शासित, मुद्रित और जो है प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ठीक है, 4 प्रकार के न्यायालय हैं। देखो, पहला है शासित न्यायालय। शासित न्यायालय, शासित न्यायालय जो है ये सम्राट का न्यायालय होता है। ठीक है, दूसरा है मुद्रित, सॉरी, दूसरा कौन सा है? मुद्रित न्यायालय है। मुद्रित न्यायालय ये एक तरीके से प्राड विभाग न्यायालय था ये ना, प्राड विभाग न्यायालय। और तीसरा, प्राड विभाग हमने लिखा है अभी ना सॉरी, तीसरा जो है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित न्यायालय। ठीक है, और चौथा है अप्रतिष्ठित न्यायालय, अप्रतिष्ठित न्यायालय। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 प्रकार के न्यायालयों का जो जिक्र है, सॉरी, 4 प्रकार के न्यायालयों का जो जिक्र है वो हमको किया है किसने? बृहस्पति स्मृति में मिलता है। ठीक है, और सॉरी, ये जो अप्रतिष्ठित न्यायालय था ये एक अस्थायी न्यायालय था। आवश्यकता के अनुसार इसको जो है गठित किया जाता था और आवश्यकता के अनुसार रहता था, तो ये अस्थायी न्यायालय था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अस्थायी न्यायालय। ठीक है, तो ये था हमारा प्यारे साथियों। और हाँ, एक चीज़ और मिलती है बृहस्पति स्मृति में, जो भी जो निर्णय लिए जाते थे न्यायालय में वो लिखित में लिए जाते थे, है ना, किसी भी जो है जय पत्र पर या कोई जो है कहीं पर भी लिख दिए जाते थे। ठीक है, तो मैं एक बात और लिखना चाहूँगा सॉरी, जो निर्णय जो थे, फैसले, जो भी फैसले लिए जाते थे, फैसले
लिखित में लिए जाते थे, है ना, लिखित में लिए जाते थे, इसलिए लिखित में लिए जाते थे। ठीक है, ये जयपत्र था कोई जिसके ऊपर ये लिखते थे, जयपत्र पर लिखे जाते थे, लिखे जाते थे। ठीक है, जयपत्र पर लिखे जाते थे। तो ये था प्यारे साथियों हमारे बृहस्पति स्मृति, और उसमें जो हमको न्याय प्रक्रिया सॉरी जो मिलती है गुप्त काल संबंधित, उसकी मैंने यहाँ पे बात कर ली है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी न्याय प्रक्रिया। ठीक है, उसकी अब जो है मैं आगे वात्स्यायन स्मृति जो है उसकी चर्चा कर लेता हूँ। उसमें कुछ है नहीं, वात्स्यायन स्मृति में बस यही बात मिलती है बड़ी कि गवाही के रूप में सिर्फ कुलीन को ही चुना जाना चाहिए, अन्य वर्ग जो है वो गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, यही बात है। तो मैं यहीं पे कहीं लिख देता हूँ, लिखने की आवश्यकता है नहीं वैसे, है ना, कात्यायन स्मृति में वही बात लिखी है। ये जो बात है गवाही या साक्षी कुलीन होगा, ये है कात्यायन में, है ना, सॉरी कात्यायन क्या हाँ कात्यायन स्मृति से, ये वात्स्यायन क्या, कात्यायन स्मृति। ठीक है, कात्यायन स्मृति में यही बात मिलती है कि गवाही या जो साक्षी होगा वो कुलीन ही होगा, अन्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक पहले नारद स्मृति पढ़ाई, दूसरा बृहस्पति स्मृति, तीसरा कात्यायन स्मृति में यही बात मिलती है। तो इसको आप तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं। चौथा पॉइंट के रूप में मैं अब जो है मृच्छकटिकम नाटक को लेना चाहूंगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे की बात करते हैं अब। ठीक है, आपने इसको बढ़िया तरीके से उतार लिया होगा। चलिए, ये मैंने मिटा दिया है। आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो ना, आप जरूर पूछा करें। ठीक है, किसी प्रकार का जो सवाल हो वो आप जरूर पूछें। ठीक है, सॉरी। अब जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम शब्द का अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। ठीक है, शूद्रक ने इसको लिखा है, और यह एक गुप्तकालीन एक नाटक है जो कि दुखांत नाटक है ना, मतलब जिसका अंत जो है वो दुख के साथ होता है। ठीक है, एकमात्र नाटक है गुप्त काल का जो कि दुख के साथ जिसका अंत हो रहा है, वरना सभी सुखांत नाटकों में आते हैं। और इसमें लिखा है कि गुप्त काल की न्याय प्रणाली जो थी वो बड़ी उदार थी, कठोर नहीं थी, किसी भी सॉरी यहाँ पे न तो यातना दी जाती थी और ना ही किसी को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार की बात इसमें लिखी है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि मतलब उदाहरण भी दिया है इसके अंदर। जो पात्र हैं, एक ब्राह्मण थे, चारुदत्त ब्राह्मण, उसको अपराधी भी पाया गया था वो, उसके बावजूद उसको जो है मृत्युदंड नहीं दिया था। ठीक है, और अधिक से अधिक जो हमारे एक बड़े विद्वान आए थे यहाँ पर, फाहियान आए थे, मैंने आपको पढ़ाया है फाहियान। फाहियान ये कहते हैं कि अधिक से अधिक यहाँ पे जो दंड दिया जाता है ना, वो आर्थिक दंड दिया जाता है, बस इससे ज़्यादा दंड नहीं देते। वैसे एक नाटक सॉरी मुद्रा राक्षस जो है उसमें जरूर एक बात मिलती है, वो अपवाद स्वरूप है, जिसमें ये लिखा है कि एक व्यक्ति को और हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मरवा दिया गया था। गुप्त काल की बात है वो, ऐसा मुद्रा राक्षस में हमको मिल जाता है। ठीक है, बाकी इतनी कठोर यहाँ पे न्याय प्रणाली थी नहीं। ठीक है, तो ये बात मिलती है मुद्रा राक्षस मृच्छकटिकम में। तो चौथे नंबर पे मैं मृच्छकटिकम की बात कर लेता हूं। मृच्छकटिकम किसका है? ये मृच्छकटिकम शूद्रक दुखांत नाटक है, ये ध्यान रखना, एकमात्र दुखांत नाटक है गुप्त काल का। तो इसमें जो हमको जानकारी मिलती है गुप्त काल की, वो इस प्रकार से मिलती है कि गुप्त काल की न्याय प्रणाली बड़ी उदार थी। ठीक है, सॉरी, गुप्त काल
की न्याय प्रणाली उदार थी, ठीक है। ने तो यहाँ यातना दी जाती थी, न कठोर दंड और न ही मृत्युदंड, ठीक है। सॉरी, फायान हम ये लिखते हैं कि अधिक से अधिक, फायान कब आया था ये बताएंगे आप। फायान आने का समय क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि फायान भारत में कब आया था, ठीक है, किसके समय आया था ये बताएंगे। फायान लिखता है कि अधिक से अधिक आर्थिक दंड दिया जाता था, बस अधिक से अधिक आर्थिक दंड दिया जाता था, ठीक है। फायान ये लिखते हैं कि अधिक से अधिक आर्थिक दंड यहां पर दिया जाता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। मृच्छकटिकम में ही हमको मिलता है कि जो मृच्छकटिकम नाटक का पात्र है चारुदत्त नामक ब्राह्मण, वो दोषी पाया गया था, बावजूद उसके उसे कोई मृत्युदंड नहीं दिया था, ना। इसका उदाहरण क्या है कि चारुदत्त नामक ब्राह्मण के दोषी पाए जाने पर भी, ये दोषी में कौन सा आएगा, ये आएगा क्या, दोषी पाए जाने पर भी उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया था, मृत्युदंड नहीं दिया गया, ठीक है, उसे मृत्युदंड जो है नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक नोट डाल के बात लिखेंगे, नोट डाल के मुद्रा राक्षस वाली है ना, मुद्रा राक्षस वाली बात हम यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी, देखो मुद्रा राक्षस में क्या लिखा है, मुद्रा राक्षस के अनुसार एक व्यक्ति को बध्य स्थान लिखा है ना, बध्य स्थान पर, है ना, बध्य स्थान पर हाथी के पैरों तले दंड स्वरूप, है ना, दंड स्वरूप हाथी के पैरों तले, दंड स्वरूप हाथी के पैरों तले कुचलकर मरवा दिया था, ठीक है। अब ये अपवाद स्वरूप ही है, बाकी गुप्तों का जो न्याय प्रशासन था वो इतना भी इतना भी हार्ड था नहीं, ठीक है। तो ये चलिए, ये मृच्छकटिकम की बात हुई। इसके अलावा मृच्छकटिकम में जो है 3 प्रकार के न्यायालयों की बात मिलती है, ठीक है, 3 प्रकार के न्यायालय, इसमें जो एक न्यायालय था सम्राट का न्यायालय होता था, जिसको आधिकारिक अधिकरणिक न्यायालय बोला जाता था, और एक न्यायालय जो था वो सृष्टि का था, और एक न्यायालय कायस्थ न्यायालय था, ठीक है। इस प्रकार से 3 प्रकार के न्यायालयों की यहाँ पे बात की गई है, और साथ में ही जो न्याय की जो प्रक्रिया थी वो अग्नि से, विष से, तुला से, है ना, और जल से, इस प्रकार से न्याय करने की बात जो है यहाँ पर
की गई है। अपराधियों को जो सजा दी जाती थी वो इस आधार पे की जाती थी, है ना, जैसे अग्नि के आधार पर, है ना, विष के आधार पर, है ना, अग्नि है, विष है, और तुला है, जल है ना, इसके आधार पर दी जाती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ मुद्रा राक्षस की जो न्याय प्रणाली है, इसके अंदर अगला पॉइंट, है ना, अगला पॉइंट ये है कि इसमें सॉरी, मुद्रा राक्षस नहीं, मृच्छकटिकम में, है ना, मैं लिख ही देता हूँ। मृच्छकटिकम में, मृच्छकटिकम में 3 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। सॉरी, तो देखो कौन कौन से थे। पहला हो गया अधिकरणिक है ना, सॉरी, अधिकरणिक। ठीक है, अधिकरणिक न्यायालय, ये सम्राट का न्यायालय होता था, ऐसा ये बताते हैं। दूसरा है श्रेष्ठी का न्यायालय, है ना, श्रेष्ठी का न्यायालय या श्रेष्ठी न्यायालय। और तीसरा जो है वो है कायस्थ न्यायालय। ठीक है, कायस्थ न्यायालय। तो आप मुझे बताएंगे श्रेष्ठी कौन होता था, ठीक है, और प्रथम कायस्थ कौन होता था। ये मेरा आपसे प्रश्न है, श्रेष्ठी और प्रथम कायस्थ। ठीक है, चलिए सॉरी, ये 3 प्रकार के न्यायालय थे और अपराधियों को जो सजा दी जाती थी वो अग्नि, विष, तुला और जल के माध्यम से दी जाती थी। वो बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ ना। अपराधियों को सजा अग्नि, विष, तुला व जल द्वारा दी जाती थी। ठीक है, अपराधियों को सजा अग्नि, विष, तुला व जल द्वारा दी जाती थी। इस प्रकार की व्यवस्था जो थी ये मृच्छकटिकम में हमको मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक मतलब ऐसी व्यवस्था थी जो जिस ग्रंथ में हमको मिलती है उसका हमने जिक्र किया है। ठीक है, अब इन चारों स्रोतों के आधार पर, जो हमने प्रमुख 4 स्रोत पढ़े हैं, इसके आधार पर एक बेसिक जो एक सामान्य न्यायिक प्रणाली थी उसके ऊपर इतिहासकार पहुंचते हैं कि एक गुप्तों की एक बेसिक सामान्य प्रणाली क्या थी। ठीक है, क्योंकि अब देखो 3 प्रकार के न्यायालयों की बात यहाँ पे आई है। नारद ने 5 प्रकार के बताए, जबकि वात्स्यायन ने बृहस्पति ने 4 प्रकार के न्यायालय बताए। ठीक है, तो अब किसको सही माना जाए उस आधार पर। और जैसे नारद ने कहा है कि गवाह कोई भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों स्मृतियों ने ये कहा कि गवाही देने के लिए सिर्फ कुलीन वर्ग से ही व्यक्ति आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो कंट्रोवर्सियां हैं वो होती हैं। ठीक है, तो इतिहासकार जो है वो अपनी शोध के आधार पर एक बेसिक न्याय प्रणाली हमारे समक्ष रखते हैं। तो वो बेसिक न्याय प्रणाली क्या थी उसको मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। तो देखो, गुप्तों में जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो सम्राट स्वयं होता था। ठीक है, और उस सम्राट का अपना एक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय होता था। ठीक है, उसके बाद एक न्यायालय और होता था जो होता था प्राढ़ विभाग न्यायालय, है ना। प्राढ़ विभाग न्यायालय नहीं होता था, मतलब प्राढ़ विभाग की बात तो उन्होंने की थी, यहाँ पे होता था मतलब जो सेकंड नंबर का न्यायालय था उसमें प्राढ़ विभाग नाम से व्यक्ति न्याय करता था, यानी कि न्यायाधीश को प्राढ़ विभाग बोलते थे। और जब कभी सम्राट अनुपस्थित होता था तो प्राढ़ विभाग ही सम्राट के स्थान पर न्याय करता था और सारी जो राजा के जो अधिकार होते थे उसका उपयोग प्राढ़ विभाग ही करता था। दूसरे प्रकार का जो न्यायालय था वो यहाँ पे
सॉरी महादंड नायक या सर्वदंड नायक, है ना, इस प्रकार का न्यायालय था। ठीक है, हाँ, महादंड न्यायक और सर्वदंड न्यायक था। ठीक है, इस प्रकार का न्यायालय था। और इन महादंड नायक या सर्वदंड नायक, इन न्यायालयों के विरोध में यदि अपील करनी है तो वो सीधी सी बात है सम्राट के पास जाता था। ठीक है, और इसके अलावा एक ग्राम न्यायालय होते थे और अन्य न्यायालय होते थे। चौथे नंबर पे अन्य न्यायालयों में जो है सैनिक न्यायालय होते थे, एक पूग न्यायालय होता था और एक कुल न्यायालय होता था। ठीक है, सैनिक न्यायालयों में तो सैनिकों का मामला था और पूग न्यायालय में नगर की जो जातियां होती थी उनके न्यायालय होते थे, जिनको समिति भी कहा जाता था। ठीक है, और कुल न्यायालय जो होते थे उसमें पारिवारिक सदस्यों की समिति होती थी, उनका न्यायालय था। ठीक है, इस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सॉरी, आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से। मैं अब आगे की बात करता हूँ। ठीक है, गुप्तों की जो बेसिक न्याय प्रणाली है उसकी हम चर्चा करेंगे अब। चलिए, ये हमारा पूरा मिट गया है। अब आप हेडिंग डाल दें। न्यायालय के प्रकार। ठीक है, अभी तो हमने स्रोत पढ़े थे, है ना, कि गुप्तकालीन न्याय प्रशासन जो था, इसके स्रोत जो हमने पहला पॉइंट बनाया था वो हमने पढ़ लिए। अब हम न्यायालय के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अब न्यायालय उस स्रोतों में किसने कितने प्रकार के स्रोत बताए, वो सारी चर्चा हमने की। सबने अपने हिसाब से जो भी उसमें हमको मिलता है वो हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम आज की क्लास का दूसरा बिंदु वो है न्यायालय के प्रकार। ठीक है, न्यायालय के प्रकार की हम चर्चा करते हैं, जो एक बेसिक प्रकार है ये, है ना, न्यायालय का प्रकार। ठीक है, चलिए, तो देखो हम यहाँ पे, जब मैंने बोल के सुनाई दिया है, मैं सीधा लिखूंगा ही अब, कि जो उक्त प्रकार के स्रोतों के आधार पर, है ना, अभी जो हमने जिक्र किया उक्त स्रोत, है ना, उन्हीं की मैं बात करूंगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उक्त स्रोतों के आधार पर गुप्तकालीन न्यायालय निम्नलिखित प्रकार से थे। निम्नलिखित प्रकार के थे। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के थे। तो देखो कौन कौन से न्यायालय थे उनकी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉप पे न्यायालय था सॉरी वो था सम्राट का न्यायालय, है ना। सम्राट का न्यायालय जो था ये सबसे बड़ा न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, सम्राट का जो न्यायालय था ये सर्वोच्च न्यायालय था और सम्राट खुद यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में बैठता था। जब सम्राट नहीं होता था उसकी जो है अनुपस्थिति में, और प्राण विभाग जो है न्याय का काम देखता था। ठीक है, प्राण विभाग जो था वो न्याय का काम देखता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा कि सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सम्राट का जो शासन था वो धर्मासन कहलाता था ना। ठीक है, धर्मासन, सम्राट का आसन धर्मासन कहलाता था। धर्मासन कहलाता था, धर्मासन कहलाता था, है ना। और सम्राट की अनुपस्थिति में, सम्राट की अनुपस्थिति में, सम्राट की अनुपस्थिति में प्राण विभाग, ये हलंत लगाया है, आधा डे है ना, सॉरी, प्राण विभाग न्याय का कार्य करता था, न्याय का कार्य करता था। ठीक है,
सम्राट की अनुपस्थिति में प्राण विभाग ही न्याय का कार्य करता था। बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। और अब हम बात करेंगे दूसरा प्रकार का न्यायालय, जो महादंड नायक या सर्वदंड नायक या दंड नायक भी नाम मिलता है, वो होता था। ठीक है। दूसरा प्रकार जो है वो है महादंड नायक या सर्वदंड नायक, सर्वदंड नायक या दंड नायक भी मिल जाएगा आपको कहीं पर, दंड नायक। ठीक है। इस प्रकार का न्यायालय था और इसके खिलाफ जो यदि जो करना है, मतलब अपील करनी है, तो सम्राट के पास ही जाती थी। ठीक है। इसके विरुद्ध अपील सम्राट के पास करनी होती थी, करनी होती थी। ठीक है। ये था तीसरे प्रकार का न्यायालय की मैं बात करता हूं। अब तीसरा है ग्राम न्यायालय, है ना, ग्राम न्यायालय। ठीक है। इसको ग्रामीण ग्रामीक या ग्राम परिषद भी बोला जाता था, है ना। इसको ग्रामिक या ग्राम परिषद भी कहा जाता था। ठीक है। और चौथे नंबर पे आते थे अन्य न्यायालय, है ना, अन्य न्यायालय। अन्य न्यायालय में हमको 2-3 नाम मिलते हैं, जैसे एक हो जाएगा सैनिक न्यायालय सैनिक या आटविक, इनको आटविक भी बोला जाता था, सैनिक या आटविक न्यायालय। ठीक है। सैनिक या आटविक न्यायालय। दूसरा है पूग न्यायालय, पूग न्यायालय। पूग न्यायालय में क्या होता था, नगर की जो जातियां होती थी उनका न्यायालय था, इसको समिति भी कहा जाता था। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सॉरी, पूग न्यायालय जो था ये नगर की जातियों का न्यायालय था जिसे समिति भी कहा जाता था। ठीक है। जिसे समिति भी कहा जाता था। और सॉरी, तीसरा जो था वो था कुल न्यायालय, कुल न्यायालय। कुल न्यायालय जो था इसमें जो है पारिवारिक सदस्यों की समिति होती थी, वही न्याय करती थी बस, है ना। सॉरी, पारिवारिक सदस्यों की समिति इसमें होती थी। ठीक है। पारिवारिक सदस्यों की समिति जो थी वही इसमें होती थी और उनके आधार पर ही यहाँ पर जो है न्याय किया जाता था। तो ये थे गुप्त काल के 4 प्रकार के न्यायालय, उनकी मैंने यहाँ पर बात की। ठीक है। सॉरी। और इस प्रकार से ये गुप्तकालीन न्यायालय के जो प्रकार थे वो हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि न्याय के जो स्रोत थे वो क्या क्या थे, है ना। न्याय के जो स्रोत थे वो क्या क्या थे। तो न्याय के स्रोतों में हमारे आते हैं, धर्म आता है, और धर्म एक व्यवहार, एक आचरण, और एक आता है राजाज्ञाएं। ठीक है। 4 आते हैं न्याय के स्रोत में। तो उनकी मैं बात करता हूं अगली स्लाइड पे, इसको मिटा देता हूं। ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। न्याय के जो स्रोत थे उसमें धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञाएं आती थी। उनके आधार पे यहाँ पे न्याय होते थे। ठीक है। सॉरी। तो न्याय के स्रोत आप हेडिंग डालें, न्याय के स्रोत। ठीक है। न्याय के स्रोत जो थे ये कुल
4 प्रकार के थे, 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से थे? धर्म, ठीक है, धर्म और सॉरी एक तो था धर्म, एक था हमारा जो है आचरण, धर्म, आचरण और व्यवहार, और एक राजाज्ञाएं, है ना। धर्म, आचरण, व्यवहार और राजाज्ञाएं, है ना। धर्म है, व्यवहार है, धर्म, व्यवहार और आचरण, सॉरी, धर्म, व्यवहार, आचरण और राजाज्ञाएं। ठीक है, राजाज्ञाएं। तो इनके आधार पर जो है होता था ये न्याय के स्रोत थे। ठीक है, धर्म में जो आते थे वो जो धार्मिक संस्कार वगैरह जो किए जाते थे उनके आधार पर ये लोग सॉरी ये किए जाते थे। ठीक है, धर्म के आधार पर, है ना। तो धार्मिक जो काम थे उनके आधार पर ना धार्मिक होते थे। व्यवहार में आते थे इनके जो सॉरी व्यवहार में तो इनकी जो है स्मृतियों में जो चीज मिलती थी ना उनके आधार पर वो स्रोत लिया जाता था, स्मृतियों के आधार पर, है ना। कि जैसे किस प्रकार का कोई अपराध है, उसके लिए स्मृतियों में क्या चीज दी गई हुई है, उसके आधार पर निकालते थे ये, है ना, व्यवहार के आधार पर। ठीक है, तो ये स्मृतियां इनका स्रोत हुआ करती थी, स्मृतियां। ठीक है, स्मृतियां होती थी। और आचरण जो होता था ना, आचरण ये इनके मतलब आचरण का मतलब था जो इनकी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वहां से ये जो है लेते थे स्रोत, है ना। तो परंपराओं और रीति रिवाजों से, परंपराओं व रीति रिवाजों से लेते थे स्रोत को सॉरी। और राजाज्ञाएं जो थी ये तो सर्वमान्य थी, सर्वमान्य। ठीक है, और सम्राट की आज्ञा होती थी, सर्वमान्य होती थी। ठीक है, तो ये न्याय के 4 प्रकार के स्रोत थे और इसको आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों हमारा गुप्त कालीन न्याय प्रशासन जो हमारा यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, और इसमें देखो धार्मिक जो रीतियां वगैरह होती थी, इसके अलावा जो साहित्य जो होता था ना वो भी इसमें आता था। धार्मिक कोई साहित्य है वहां से भी चीजें ली जाती थी, वो भी इनका स्रोत हो जाता था। ठीक है, तो ये हमारा गुप्तकालीन न्याय प्रशासन था। अब सैनिक प्रशासन भी करते लेकिन थक चुके हैं आज, इतना ही करेंगे, क्लास का समय भी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आप इसको बढ़िया से तैयार करना, इसको खूब शेयर भी करना अपने साथियों के साथ, अच्छे अच्छे कमेंट करना आपको कैसी लगी यह क्लास और कैसा लगा मेरा टीचिंग मेथड और क्या परिवर्तन करना चाहेंगे आप टीचिंग मेथड में। ठीक है, और हाँ, इतिहास विजेता टेस्ट देना नहीं भूलना, वो जरूर देना। इतिहास विजेता टेस्ट आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपकी तैयारी को परखना और चीटिंग मत करना, है ना। अपना लेवल जरूर देखना कि हम अन्य स्टूडेंटों के मुकाबले कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। धन्यवाद।